नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं इस समय चैनल मॉन्क मिशन। दोस्तों, हमारे साथ इस समय भारतीय जाटव महासभा के राष्ट्रीय संयोजक और एनसीबी शरद पवार जी की पार्टी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बलविंदर जी, इस तरीके से आप जो एक नया हमने पैनल देखते हुए आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कुछ घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कोई जाति के नाम पर हो रही हैं, कई हिंदू मुसलमानों के नाम पर हो रही हैं। अभी एक फ़िलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ है, तो उस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने बच्चे की मृत्यु के लिए, उसकी बच्चे की मृत्यु हो गई थी, उसके लिए न्याय मांग रहा है और वो गुहार लगा रहा है बीएसपी की जो प्रमुख राष्ट्रीय बहन कुमारी मायावती जी हैं उनसे, कह रहा है कि आप मेरी मदद करें। तो आप वहाँ पर गए थे, ये हमें जानकारी मिली है कि आप वहाँ पर गए हैं, तो वहाँ पर क्या वार्तालाप हुई इसके बारे में बताएं आप। सबसे पहले आपके दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, देश के अंदर अगर हम बात करें तो धार्मिक हत्याओं से ज़्यादा जातिगत हत्याएं होती हैं और एक कड़वा सत्य है कि आज भी देश के अंदर हम आज़ाद हुए, हम कहते हैं 76 साल हम बात करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जाति के नाम पे लोगों का शोषण, सामाजिक शोषण होता है और जाति के नाम पे ही हत्याएं ज़्यादा होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि देश के अंदर तकरीबन 55,000 के आसपास सालाना सामाजिक शोषण की घटनाएं होती हैं, जबकि अगर हम धार्मिक शोषण की बात करें तो वो इतने केसेस नहीं है। हाँ, यह है कि वो हिंदू मुस्लिम का मसला होता है तो वो राष्ट्रीय स्तर की खबर बन जाता है, लेकिन दलितों के साथ जो शोषण होता है वो सर मेन मुख्य जो मीडिया हाउसेस है वो कवर नहीं करते। इसी तरह अभी आपने जो बात करी उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद की जो घटना हुई है, वो जाटव समाज से बिलोंग करते हैं, जिसमें वो एक वीडियो में वायरल हुई, हमारे पास भी आई, जिसमें वो माननीय बहन जी से कहते हैं कि मैं रिटायर्ड एक फौजी हूँ और मेरे बच्चे को मुझे न्याय दिलवाइए, मेरे बच्चे को न्याय दिलवाइए। उनके बच्चे की अभी पीछे 6 महीने पहले मृत्यु हो गई थी और पुलिस प्रशासन ने जो एफआईआर में पहले शुरुआती दौर में जो जांच करी उसमें वो कहते रहे कि ये रोड एक्सीडेंट का मामला बनाया, जबकि उनके पिताजी जो हैं आर्मी से रिटायर्ड, उन्होंने अपने सोर्सेज लगा के जानकारी निकाली और जानकारी निकालने के बाद मामला संदिग्ध दिखा। आज मैं उनसे मिलके भी आया क्योंकि कल ये वीडियो वायरल हुई, आज मैं उनके पास पहुंचा, मुझे जानकारी मिली तो, और एक पिता का दर्द मैं वहाँ महसूस किया कि वो मुझे बताते बताते रो पड़े और एक बार नहीं 2-3 बार उनके आंसू आ रहे थे। और वो क्योंकि भावनात्मक कहीं ना कहीं समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं और हमें देख के लगता है कि यार क्या सच में स्थिति ऐसी है। उनके कुछ सवाल हैं, वो ये नहीं कह रहे, वो उनका मकसद सिर्फ यह है कि न्यायिक जांच हो। जो उनके बेटे की जो डेथ हुई है, जो पुलिस ये कह रही है कि भाई क्या कहते हैं इसे कि एक एक्सीडेंटल केस है, एक्सीडेंटल केस में भी कई चीजें उसमें सामने आई हैं। पहले उस चीज के प्रमाण और तथ्यों पर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल ये आया, वो ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा दही लेने के लिए गया था, दही लेने के लिए। अच्छा। और 200-250 मीटर तक की फुटेज निकली है। अच्छा। उसके आगे उस बच्चे की जो डेथ होती है वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर होती है। 3.5 किलोमीटर? 3.5 किलोमीटर, यानी कि दुकान तो पास में हो सकती है। हाँ। और 250-300 तक मीटर के अंदर की सीसीटीवी फुटेज निकले हैं। हाँ। जिसमें वो लड़का दिखाई दे रहा बाइक से जाते हुए। अच्छा। अब उनका ये कहना है कि अगर बाइक से वो गया है, अगर एक्सीडेंट होता है तो बाइक में डैमेज आएगा। अच्छा। निशान आएंगे। अच्छा। हेलमेट में, क्योंकि लड़के ने हेलमेट पहना हुआ है, तो हेलमेट में लड़का बचाव के चांस ज्यादा है। अच्छा। लेकिन हेलमेट में भी कोई रगड़ का निशान, उन्होंने कहा कि कोई रगड़ का निशान नहीं, जो मुझे अभी बताया। अच्छा। और मोटरसाइकिल में भी कोई रगड़ का निशान नहीं है। ओके। अब कहानी क्या है इसमें, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनका किसी व्यक्ति से लेकर कुछ वाद विवाद चल रहा था। अच्छा। और वाद विवाद वो गलत चीज को लेकर चल रहा था। वो एक स्कूल में जब रिटायर हुए तो वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने गए, टीचर की नौकरी। अच्छा। अब वो जो उस वहां पे कुछ सरकार की तरफ लॉकडाउन के टाइम में, कुछ कोरोना के टाइम में तकरीबन 6 लाख की सरकार की तरफ से मदद आई और वो मदद लोगों ने अपने पास रखी हुई थी। जब उन्हें ये पता लगा तो उन्होंने वो बंटवाया। अच्छा। तो वहां से इनका मनमुटाव शुरू हुआ।
अच्छा। आपस में। अब वो जो व्यक्ति है जिसने बचा के रखा था वो एक भाजपा के विधायक का भाई है, यानी पॉलिटिक्स है इसके अंदर भी एक। जिसके ऊपर आरोप है। उन्होंने एक पेपर और हमें दिखाया जिसमें इन्होंने उनके जब नंबर सर्विला उन्होंने अपने संपर्क से उनके नंबर निकाले तो ये पता लगा उस केस में कि वो जो दोनों लोग हैं, यानी इसमें 3 लोग आरोपी उन्होंने बताए हमें। अच्छा। और इन तीनों के आपस में लगातार कॉले पर बात हुई है उनकी, तो कांटेक्ट होता रहा है। और ये बता रहे कि कुछ दिन पहले ही, जब वो इस बच्चे की डेथ से कुछ समय पहले ही उनके नंबर बंद हो गए। अच्छा। 2 लोगों के नंबर एकदम घटना से पहले बंद कर दिए। अच्छा। और उसके बाद 2 महीने के बाद वो नंबर दोबारा से चालू किए। अच्छा, मतलब तो घटना घटने के 2 महीने बाद तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। बिल्कुल। और अब इसमें वो ये चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो, सीबीआई सीआईडी के माध्यम से हो, क्योंकि उन्हें अब पुलिस पे थोड़ा सा विश्वास नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जो संपर्क जानकारी निकाली तो उसमें ये पता लगा कि वो जो बंदा है उसके कहीं ना कहीं संपर्क लिंक है बड़े बड़े नेताओं के साथ। तो इसीलिए वो व्यक्ति रोता हुआ वीडियो में आया और मालिक खजान सिंह जी जो अपने बेटे की इस लड़ाई को, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे कि मेरा बेटा समाज के लिए, मैं तो अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस के लिए तैयार कर रहा था। आईआईटी में उस बच्चे का एडमिशन हुआ था और साथ में कुछ अवार्ड उस बच्चे को मिले, पढ़ने वाला बच्चा था। अच्छा। और समाज के लिए उनका परिवार पहले से लगा हुआ था। बस ये कि उनकी ईमानदारी ने कहीं ना कहीं, उन्हें ये लगता है कि जो जिस ईमानदारी से वो काम कर रहे थे उस पर कहीं ना कहीं मानसिकता उन पर दूसरे लोगों पे हावी हुई, जिसमें उनके बच्चे की जान चली गई। अब सवाल ये कि समाज को वहां पे न्याय दिलाना है, उस बाप को न्याय दिलाना है या नहीं दिलाना, ये फैसला समाज को करना है। देखिए, मैं भारतीय जाट महासभा से का राष्ट्रीय संयोजक, तो जब मेरा ये वीडियो मैंने देखा तो मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं जाके उस बाप के साथ कंधे से कंधा मिला के सबसे पहले खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे समाज का वो व्यक्ति है और मैं भी बच्चों का बाप हूँ। तो वो हर बाप ये एहसास होता है कि कितनी मेहनत करके एक बच्चे को पाला जाता है, अपने बच्चे को। तो अभी उसी की बच्चे की लाश कब बात की आपने उनसे? मैं आज ही उनसे मुलाकात करके आया, मुझे पता लगा। अच्छा। रात में मैंने अपने सारे सोर्सेस लगाए, तो दोपहर तक मुझे उनका नंबर मिला। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मुझे नंबर मिला, 11:30 12 बजे के आसपास में। और तुरंत मैंने कहा कि मैं आज ही आपके पास शाम तक आपसे मिलने आ रहा हूँ। अभी मैं उनके पास होके आया। नहीं, देखो, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो तो काफ़ी एक्टिव है। उसे तुरंत ही, जैसे कि अभी मैं आपको एक चीज घटना बताता हूँ, अभी खोड़ा के अंदर ये घटना हुई, ये भी केस गाजियाबाद का ही है, तुरंत उसका एनकाउंटर हुआ है। तो ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ कर दिया हो या कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी। देखिए, प्रशासनिक कार्रवाई का आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत भली बात ही जानता हूँ कि किस तरह कार्रवाई होती है। देखिए, खोड़ा वाला जो आपने केस बताया वो मुस्लिम वाला मामला था। अच्छा। आरोपी मुस्लिम था और हिंदू लड़के की मौत हुई थी। अच्छा। तो ऐसी जगह तो एनकाउंटर होता ही है। आपने देखा होगा तमाम जितने केसेस होते हैं उसमें ज्यादातर में जहाँ पे आरोपी मुस्लिम पक्ष है वहां पे तमाम ये हिंदूवादी संगठन हों या सरकार की संस्थाएं हों, सब तैयार हो जाती हैं। लेकिन जहां आरोपी हिंदू यानी सवर्ण जाति का हो, अच्छा, आरोपी सवर्ण जाति का हो और पीड़ित जो दलित जाति का हो, दलित समाज से हो, तब वो संस्थाएं गायब हो जाती है। मुझे बताइए, 6 महीने से एक बाप अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे लगातार लड़ रहा है, उसे न्याय नहीं मिल रहा। वो क्या कह रहा है? वो यही तो कह रहा है जांच सही तरह हो जाए। क्या सरकार को जांच सही तरह करवानी नहीं चाहिए थी? अगर एक रिटायर्ड फौजी ये कह रहा है, जिसने देश में अपना समय दिया, अपनी सेना में समय दिया, इस देश की रक्षा में अपनी समय दिया है, वो व्यक्ति कह रहा है कि सीबीआई सीआईडी जांच हो, इस मेरे बच्चे के न्याय मिले, तो क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप जो चाहे वो कार्रवाई करें। अगर वहां पे संदिग्ध दिख रहा है, अभी क्योंकि अभी हाल में ही एफआईआर दर्ज हुई है, अब जाके एफआईआर दर्ज हुई है, आप सोचिए। और वो तब हुई है जब यहां से एक बहुत बड़े वकीलों की टीम जाके थाने पर पहुंचती है, पुलिस महकमे में पहुंचती है और जाके फिर वो बात करते हैं, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज होती है। बताइए, क्या उन्होंने समाज के जो संगठन है उनसे बातचीत करी कि आप हमारे लिए एफआईआर दर्ज करवाइए या हमारा समर्थन की, ऐसी कोई बात हुई है क्या उनके साथ? हाँ, मेरी बात हुई है इस बारे में। अच्छा। तो उन्होंने बताया, देखिए, तमाम जितने भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उन्होंने मदद की, ऐसा नहीं थी। अच्छा। उन्होंने बसपा से बात करी, बसपा के
क्या नाम है इनका, जिला अध्यक्ष हैं, शायद मैं नाम गलत नहीं बोल रहा तो मनोज जाटव शायद वो है, उनका नाम उन्होंने जिक्र किया था कि वो अपने साथ 22 वकीलों की टीम लेकर गए थे। अच्छा। वो भी गए। आजाद समाज पार्टी वालों ने भी कहा है कि हम भी आपके साथ लड़ेंगे, उन्होंने उनसे बोला है। और आज जब मुझे इस बारे में जानकारी मिली तो हम भी लोग पहुंचे हैं और तमाम सामाजिक संगठनों से भी मैंने बात करी, उनके सामने भी बात करी और बात भी कराई। सभी ने बोला है कि हाँ हम साथ में लड़ेंगे इस न्याय दिलाने के लिए। तो समाज तो साथ आ रहा है, लेकिन समाज के उस नेतृत्व के साथ समाज के लोगों को भी आ जाना। देखिए, संगठनों का आना या राजनीतिक दलों का आना, मैं हमेशा कहता हूँ कहीं ना कहीं ऐसा कई बार मैंने खुद देखा है कि कई बार हम लोग जाते हैं, बड़े बड़े हमने देखा है जो लीडरशिप थे फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, जो मैंने ज़्यादातर देखा है जब हम सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, मैं बहुत देखा। लेकिन उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग हमने बोला है कि हम सारी कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी को बना के फिर फाइनली इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, चाहे उसमें समाज का कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सामाजिक संगठन, हम सबके पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे इस पिता को न्याय दिलवाने में आप सहयोग करें और यही लड़ाई है। लेकिन हाँ, हम ये चाहते हैं कि इसका राजनीतिकरण नहीं हो। देखिए, मैं एक राजनीतिक दल का व्यक्ति, मैं भी साफ, क्योंकि लड़ाई समाज की है, लड़ाई समाज के बच्चों को न्याय दिलाने की है। नहीं तो उसमें तो वो मदद बीएसपी से मांग रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो राजनीति हो गई। देखिए, बसपा हमारे समाज की एक बहुत बड़ा दल रहा है और आज भी उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें, बहन जी सबसे बड़ी नेता, देश की सबसे बड़ी नेता, हमारी जाति की सबसे बड़ी नेता बहन जी हैं। आज भी दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर का भी नाम आता है, इसी तरह राजेंद्र पाल गौतम जी का भी नाम आता है, इसी तरह डीसी कपिल जी का भी नाम आता है। तमाम जो हमारे समाज के नेता हैं, चाहे वो अलग अलग दल में, मेरा मानना यह है कि सभी लोगों को अब एक साथ एक मंच पे आना चाहिए। क्योंकि देखिए, दल तो चलते रहेंगे लेकिन समाज तो यही रहेगा ना। समाज के सभी लोगों को हम लाने की बात कर रहे हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूं, जब तक सीबीआई सीआईडी की जांच शुरू नहीं होती है, हम लोग पिछड़ने वाले नहीं है। जल्द ही आप इसमें एक बड़ा आंदोलन देखेंगे। वो ये आंदोलन सिर्फ ऐसा नहीं कि आंदोलन कर दिया एक दिन और फिर भूल गए, नहीं। हम जब तक रहेंगे, जब तक बच्चे को न्याय नहीं मिल जाएगा, चाहे उसके लिए हमें किसी से भी टकराना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार बैठे। क्योंकि देखो, इस समय देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो कहीं भी किसी के साथ कोई घटना घटती है तुरंत वो एक्टिव होती है और उसको सपोर्ट करती है कि इस व्यक्ति के साथ न्याय हो। और न्याय देखने में मिलता है कि उनका सबसे पहले जो आरोपी होते हैं उनके जो है मकान पहले गिराती है, उनको आर्थिक क्षति पहले पहुंचा देती है कि तुमने गलत किया है। तो क्या लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इन लोगों के भी मकान गिराएगी? देखिए, जब आप ये कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, तो बड़ा सोचता हूँ, हंसी भी आती है, दुख भी होता है। देखिए, अभी तक जो मकान टूटे हैं वो तभी टूटते जब हिंदू मुस्लिम वाली बात मैंने जो कही उसमें हाँ। मुझे बताएं, देश के उत्तर प्रदेश एक राज्य ऐसा है, मैं उत्तर प्रदेश के 1 साल का डेटा दे रहा हूँ, एनसीआरबी का डाटा है। आपके दर्शक कुछ ना मेरे पे विश्वास न करें, एनसीआरबी की साइट पे जाए, डाटा जांच लें, मैं गलत बोल रहा हूँ सर। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 15,130 केसेस हर साल रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो क्या 15,000 लोग जो उनका सामाजिक शोषण कर रहे हैं, जाति का शोषण कर रहे हैं हमारे समाज के, उनके घर टूटने की कई घटना सुनी है आपने? बताया कितने घर टूटे? सिर्फ एक केस बताया था, वो जो हसनपुर वाला मामला है, जहां पे दलित समाज की बच्ची के साथ घटना हुई और उसके बाद वहां पे घर तोड़ दिया गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि आरोपी कौन था? मुस्लिम। लेकिन जब वही मामला, जब हम बात करते हैं, जब यही केसेस दूसरी अपर कास्ट करती है, सवर्ण जाति के लोग करते हैं, तो उनके घर टूटते हैं। मुझे बताया कौन सा घर टूटा है? 15,130 अगर 1 साल के अंदर हो रहे हैं केस, मुझे बताइए 100 घर ऐसे बता दीजिए टूटे। चलिए 50 घर बता दीजिए और बोले, 50 ही नहीं होता, 30 बता दीजिए और बोले, चलो 20 ही बता दो, टूट रहे हैं ना। आप कह रहे हो कि हमारे समाज के बच्चों के साथ जब होता है, योगी जी तुरंत जाके वो घर बुलडोजर चलवा देता है। मुझे 20 घरों का नाम बता दो जो उन्होंने गैर धार्मिक होकर सवर्ण जाति के लोगों के घर तोड़े हुए, जिन्होंने हमारे बच्चों का शोषण किया हो।
आपको नहीं लगता कि मतलब यूपी की जो सरकार है वो निष्पक्ष नहीं है? मैं कह रहा हूँ जातिवादी पार्टी है, मैं तो खुला कह रहा हूँ जातिवादी लोग हैं ये, मैं तो सामने कह रहा हूँ। अगर जातिवादी नहीं होते तो ये जो तमाम सवर्ण जाति के जो लोग हमारे समाज का शोषण करते हैं, क्या उनके घर तोड़ रहे हैं ये लोग? और मैं सबको नहीं कहता, मैं उनका कह रहा हूं जो लोग हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे ब्राह्मण सारे खराब नहीं है, बहुत सारे ब्राह्मण बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे, अगर मैं बात करूं बनिया समाज जो क्या नाम वैश्य समाज है, वो बहुत सारे लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद है। और इसी तरह क्षत्रिय समाज में भी बहुत अच्छे लोग, लेकिन उसमें 1-2% ऐसे भी लोग हैं जो ठेठ मानसिकता, गंदी मानसिकता के लोग हैं, ठेठ खराब मानसिकता वाले लोग, जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं, वो हमारे समाज का शोषण करते हैं। ओबीसी समाज में भी उन्हीं की वजह से दूसरे समाज के लोग जो हैं बदनाम हो जाते हैं। ओबीसी समाज के भी, ऐसा नहीं ओबीसी समाज नहीं करता, ओबीसी समाज में भी होता है, लेकिन ओबीसी समाज का अगर 54% है तो 54% हमारे समाज का जाति का शोषण नहीं कर रहे हैं, वहां सेलेक्टिव लोग हैं गिने चुने। तो जो ऐसे सेलेक्टिव लोग हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, मैं कभी जातियों के खिलाफ नहीं बोला मैंने आज, लेकिन दुख इस बात का है कि जब हमारी जाति के ऊपर बात आती है कोई हमारे साथ खड़ा ही नहीं होता। अन्य जातियों में कौन सी जाति हमारे साथ खड़ी हुई मुझे बताओ? इतने आंदोलन होते हैं, आरक्षण की लड़ाई लो, किसी भी लड़ाई लो, सबसे ज्यादा हमारे बच्चे मरते हैं, हर सबसे ज्यादा एफआईआर हमारे बच्चों पे होती है, लेकिन जब लेना होता है तो सारे खड़े हो जाते हैं, और जब गाली देनी होती है तो सबसे ज्यादा हमारी जाति को गाली दी जाती है। ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। ऐसी में जाट बस बोला जाता ना, मैं तो उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी सबसे ज्यादा आप, कई लोग मुझे कहते हैं कि भैया आप जातिवाद फैला रहे हो, आप जाटा समाज करते रहते हो। अरे भाई क्यों ना करूं, मेरी जाति के लोग सबसे ज्यादा सामाजिक आंदोलन की लड़ाई में, पुलिस में, एफआईआर में नाम होता है, सबसे ज्यादा बच्चों का भविष्य हमारी जाति के लोगों का खराब होता है इस सामाजिक आंदोलन की लड़ाई में, सबसे ज्यादा केसेस हमारी जाति के खिलाफ होते हैं सामाजिक शोषण के, सबसे ज्यादा हमारे समाज के बच्चे आंदोलनों में शहीद होते हैं, और सबसे ज्यादा गाली अगर किसी समाज को मिलती है, जो पूरे बहुजन की बात करें, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाले तो हमारी जाति के लोगों की होती है। तो अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि आप वहाँ पे गए थे, तो आपने उनको कोई आश्वासन दिया होगा, तो क्या उनके लिए आप कोई प्रोटेस्ट करने की तैयारी है, या कोई किस तरीके से आप आगे की रणनीति बना रहे हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए हम अभी रणनीति तो नहीं खोलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि आने वाले समय में हम तमाम बहुजन नेता, तमाम अपने समाज के तमाम जितने भी नेता हैं, सभी को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम जितने समाज के नेता हैं जो अपने आप को कहते हैं हम समाज के, उनको एक मंच पे लाएंगे, और उनको एक साथ लाने के बाद उनको न्याय दिलाएंगे चाहे कुछ हो जाए, और जल्द ही सभी को इकट्ठा करके इस देश का एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। और आंदोलन का सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई राजनीति चमकाने के लिए, नहीं, हमारा मकसद ये है कि या तो सरकार हमारी मांग मान ले, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो और बच्चे को न्याय मिले, वरना इस देश का दलित समाज पूरा बहुजन समाज तो साथ आएगा, लेकिन इस आंदोलन में एक बात गारंटी लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश का 11% जाटव समाज है, वो सड़कों पे आ गया तो अच्छे रास्तों को भी बंद कर देगा। जैसे कि अभी देखा भी जाता है कि आंदोलन होते हैं तो उसमें एक सिस्टम बड़ा है कि एक पैसे का लेन देन का क्यूआर कोड भेजें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंदोलन के चक्कर में क्यूआर कोड भेज के पैसे वैसे मिलने के बाद मामला रफा दफा हो जाए? देखिए भाई ये चीज़ें तो होती है, जो मैंने सच बताऊँ आपको, और इसलिए आज जब मैं उनके पिताजी से मिला, बच्चे के खजान सिंह जी से, तो मैंने एक बात क्लियर करी, इस आंदोलन में कोई भी क्यूआर कोड नहीं चलेगा, कोई भी पैसे के लेन देन की अगर कोई डिमांड करेगा, अगर किसी ने व्हाट्सएप पे डाला, कमेटी में जो भी लोग होंगे आपके किसी साथी ने, तो हम लोग उस आंदोलन से अपने आप को पीछे डालेंगे। जब आप ही लोग पीछे हट जाएंगे फिर आंदोलन लड़ेगा कौन? बता रहा हूँ उसका कारण है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी समाज आंदोलन का प्रयोग करके अपनी जेब भरने का काम करे। और खजान सिंह जी ईमानदार व्यक्ति, उन्होंने विश्वास दिया है, मुझे आश्वासन दिया है कि ऐसा कोई भी काम नहीं होगा,
और ये लड़ाई समाज की है और समाज ही उसको बच्चे को न्याय दिलाएगा। तो इसमें जो आपने ये जो आरोप बोला अभी कि क्यूआर कोड वाला मामला नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए क्यूआर कोड, और हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे सामाजिक आंदोलन उसमें ये क्यूआर कोड वाली प्रथा खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं तो नुकसान होता है। देखो, समाज जिसे देना वो अपने आप दिया आएगा, जिसको देना उसे दिया आएगा, लेकिन क्यूआर कोड कहीं ना कहीं तो नुकसान देते हैं, ये तो हमने पिछले कुछ समय में देखा ही है। तो इसीलिए मैं तो इस चीज़ में क्लियर हूँ। बाकी का मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि अब आगे हमारी मीटिंग्स होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बातचीत होगी, कुछ लीडर्स से हमने बातचीत करी है, कुछ लोगों से हमने बातचीत करी है, कुछ सामाजिक संगठनों से बातचीत करी है, सबको लेकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। चलो अब हम चलते हैं दर्शकों की तरफ। दोस्तों, जैसे कि इस समय बलविंदर जी ने अपनी आप बीती सुनाई है, अपनी बताई है इन्होंने, क्योंकि जैसे किस तरीके से ये जो जिनके साथ घटना हुई उनके साथ गए हैं, उनके पास गए, उनसे बातचीत करी है। तो आगे की क्या रणनीति निकलती है, क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको लगता है कि ये चैनल धर्म का काम कर रहा है, जातिवाद से अलग है, वो एकदम निष्पक्ष है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय हिंद।